यूनिवर्सिटी को और स्टूडेंट को दोनों को विभाजित मत करिए। ये बात किसी क्लास की नहीं हो रही, किसी अपर कास्ट या लोअर कास्ट की बात नहीं हो रही है। एक स्टूडेंट के साथ जो परेशानियां हैं, जो बाहर जाके पढ़ते, जो अपने हम बच्चे को भेजते हैं, उसके साथ जो भेदभाव होता है, वो जो परेशानियां और भेदभाव की परिभाषा को जाति आधारित रूप से वो आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको उसको परिभाषित करने की? बीजेपी खासकर सवर्ण और जो बैकवर्ड क्लास है बीच में मझधार में फंसती नजर आ रही है। इस यूजीसी के इस नए कदम के बाद कि बच्चे अब आपस में हंसी मजाक करने से भी घबराने लगे हैं कि छोटी छोटी बातों पे अब इनको फंसा कर जानबूझ के गलत आरोप। झूठा केस दायर होता है और उसकी कैरियर बर्बाद होती है, तो जो झूठा केस दायर करने वाला है उस पर क्या होगा? उनको जानबूझ के ये रियायत दी जा रही है कि सवर्णों को और परेशान किया जाए। ये आम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप जनरल क्लास की बात कर रहे हैं, या ओबीसी की बात कर रहे हैं, या SC ST की बात कर रहे हैं? ST SC तो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के नियमों को नोटिफाई किया गया था, इनका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी पूरी गर्म हो चुकी है। पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नेताओं का क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट के रोक लगने के बाद, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए हम आपको सुनाते हैं। जो यूजीसी ने अपने नियम में परिवर्तन कर दिया है, उससे लोगों की भावना आहत हुई है। अब मुझे लगता है कि ये लोग वापस लेंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे। इस मामले में जो आई है रपट, उसके बाद हाय तौबा मच रही है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा भी खुल गया है। अब तो इनके नजरों में जो पिछड़ा है, आदिवासी है, दलित है, तो पिछड़ा है, वो हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, मैं 3 बात कहना चाहूंगा। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रमोशन का कोर्ट का मामला था, उसको उन्होंने संसद से उसको व्यवहारिकता में लाया। ओबीसी का सरकार ने जो यूजीसी लागू किया था, ये साबित कर दिया था कि बीजेपी तमाम बैकवर्ड, दलित और आदिवासियों की भी पार्टी है। भी कानून जो है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है। जैसे ही कोई बात सामने आती है तो लोगों की प्रतिक्रिया के हिसाब से उसमें बदलाव आते हैं और देखा जाता है कि सबको एक साथ लेके चलना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोर्ट में जाने का मतलब है कि सभी पक्षकारों से, हितधारकों से बात किया जाएगा, सभी के पक्षों को सुना जाएगा और इसके बाद जो कोर्ट फैसला लेगी वो संविधान सम्मत फैसला लेगी। तो आपने देखा किस तरह से इस पूरे मामले में नेताओं की प्रतिक्रिया आई है रोक लगाने के बाद। हमारे साथ इस खास चर्चा में मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपको पहले उनका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस से हैं पंकज यादव हमारे साथ हैं, साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर नयन रंजन सिन्हा भी है जो इस मुद्दे पे बात करेंगे हमसे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हेमंत गुप्ता भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। हालांकि बीजेपी से भूपेंद्र यादव को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वो हमसे जुड़ जाएंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, रोक लगा दिया गया है यूजीसी के नए नियम से, शुरुआत करते हैं हेमंत गुप्ता जी आपसे। इस पूरे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, इसे सिंपल कानूनी भाषा में इसका क्या मतलब है और अगली जब सुनवाई होगी तो इस पे और क्या कुछ बहस हो सकती है? देखिए, अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। एक्चुअली रोक नहीं लगाई गई है।
और तत्काल प्रोविजन में 2012 वाला रेगुलेशन है उसको चालू रखा है, लेकिन आर्टिकल 142 के हवाले से उन्होंने कहा, बहुत भावुक वाली स्थिति में उन्होंने कहा, जो अभी आपने रिपीट भी किया, कि क्या हम प्रगति के नाम पर विभाजन की तरफ जा रहे हैं क्या। हॉस्टल व्यवस्था पर भी आपने बताई, अंतरजातीय विवाह वाला आपने बताया। उनका दो मुद्दा था कोर्ट के सामने, और उसके लिए उन्होंने नोटिस भेजा। उन्होंने पहले को पूछा कि भाई जो रिट पिटीशन आपने डाला है वो स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, और भेदभाव की परिभाषा को जाति आधारित रूप से वो आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको उसको परिभाषित करने की, जब ऑलरेडी जातिगत कई रूल रेगुलेशन बने हुए हैं तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। और दूसरा उनका मुद्दा था कि रैंकिंग को इस नियम के दायरे से बाहर क्यों रखा गया, जबकि यह भेदभाव का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। तो जाहिर सी बात है कि इसका एकदम मतलब साफ था कि यूनिवर्सिटी को और स्टूडेंट को दोनों को विभाजित मत करिए। यूनिवर्सिटी में जब कोई पढ़ने जाता है तो वहाँ जो कोई जात पात नहीं होता, और जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो जात देखकर पढ़ाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि सबका सम्मान होता है, वहाँ सबके विकास के लिए पढ़ाई होती है, और सबको विश्वास एक दूसरे पर कायम रखना होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस पर एक्सपर्टीज के साथ जो नॉलेजेबल है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये कहा कि आप एक्सपर्टीज से इस पर फिर से विचार कीजिए और इस पर जो करेक्शन हो सकता है करिए। इसलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूजीसी दोनों को उन्होंने नोटिस भेजा है। दरअसल ये मुद्दा जो है वो देखिए, ये जो मुद्दा है 2019 में रोहित वेमुला जो थे वहां पर, उनकी माँ राधिका वेमुला और पायल ताड़वी, जो माँ अबेदा बेन सलीमा ताड़वी, जो 2019 में ये जनहित याचिका दायर हुई थी, और ये जनहित याचिका इंदिरा जयसिंह ने दायर किया था। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही थी उसका इंदिरा सिंह विरोध भी कर रही थी, लेकिन वहीं पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाइफरकेट करता है जाति के आधार पर। इसलिए हम लोग को इस पर यह देखना हो कि जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो जब भी कोई कानून बनता है, उनका ये कहना था कि 3(1)(c) में जो दिया गया, जिसको एक्सक्लूड किया गया, कि अगर किसी पर एलिगेशन डालते हैं तो आप, उन्होंने एक हवाला दिया विष्णु तिवारी का केस जो उत्तर प्रदेश में थे, कि 20 साल के बाद उसका केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से इक्विटल हुआ था। तो 20 साल में उसके माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, 2 बड़े भाई गुजर गए, उसकी पूरी कैरियर खत्म हो गई। तो अगर किसी व्यक्ति को ये एट्रोसिटीज को प्रूफ करने में 20 साल लग जाते हैं, तो क्या सिर्फ एक पक्ष को ये साबित करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा कि भाई वो इस जाति का उस पर एलिगेशन लगा है? तो अगर उस पर झूठा केस दायर होता है और उसकी कैरियर बर्बाद होती है, तो जो झूठा केस दायर करने वाला है उस पर क्या होगा, उसका कन्विक्शन रेट क्या होगा, उस पर किस लेवल तक हम पनिशमेंट डाल सकते हैं, जो हमारा इकोनॉमिकल जो लॉस होगा उसको कैसे वो भरपाई करेगा, और जो पुलिस वाला गलत केस किया था क्या उस पर कुछ मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी या नहीं होगी। ये तमाम बातें जो बाइफरकेट करती है कि नहीं, इसमें एक फिर से पुनर्विचार की जरूरत है। चलिए, फिर से पुनर्विचार की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, निर्देश दिया है। अब सरकार इसको आगे किस तरह से पेश करती है अदालत में, ये आगे एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। पंकज जी, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश के बाद बीजेपी खासकर सवर्ण और जो बैकवर्ड क्लास है बीच में मझधार में फंसती नजर आ रही है? सुभाष भाई, एक चीज, नमस्कार सबको, मीडिया पैनलिस्ट यहाँ जो बैठे हैं उनको भी नमस्कार मेरा। और देखिए, एक जिस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास हुआ, बहुत सारी चीजें आप इससे पहले भी देखे होंगे, ईडब्ल्यूएस का भी मामला आया था, कहीं कोई हंगामा नहीं था, किसी तरह का कोई बात नहीं था। जो नीड थी सरकार ने वो किया, उस पर कहीं भी किसी तरह का कोई भी हद से किसी ने भी आवाज भी नहीं उठाई। वो चीजें आप देख रहे हैं, मगर सिंपली आप देखिए, और अभी तक का जो कहते हैं, जैसा कि ऐतिहासिक संदर्भ या रिपोर्ट है लोगों के पास, जाति आधारित जो बातें भावनाएं की सरकार कर रही है, मतलब आप अभी भी देखिएगा, वो कोई भी मतलब हिंदू ग्रंथ भी आप पढ़ लीजिए, उसमें भी ओबीसी एसटी के खिलाफ क्या भेदभाव थे, और लगातार जो ग्रंथों से आधार पे, या मंडल आयोग हो या मुंगेरी लाल आयोग हो, इन सबको भी आप देखिएगा तो क्या स्थिति थी, उसके संदर्भ में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मगर अपर क्लास की जो बात हो रही थी, आज जो इस तरह की बातें लगातार मीडिया और उसमें संदर्भ में हो रहा है, हम उसी बारे में बोल रहे थे कि ऐसा कहीं भी चीजों को उल्लेख नहीं है।
ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे यूजीसी का जो उससे पहले जो कोर्ट ने सर्वे आया था उसमें लगातार परसेंटेज ऑफ रेशियो देखेंगे तो SC ST OBC तो वो भी बहुत बड़ा मतलब एक था, उसके कारण ही ये चीजें हुई थी जो कोर्ट के आधार पर रिपोर्ट जो आया था उस पे। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह की ये बातें हो रही है इसमें दो मतलब कहते हैं ना कि जो आपस में लड़ाने की बात हो रही थी, हेमंत गुप्ता जी भी बोल रहे थे, अभी जो सुन रहे थे उनका वकील हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे इस बात को। तो इसमें आप देखिए कितनी पेचीदगी के साथ इन लोगों ने कैसे माहौल को बनाने का प्रयास किया, और जिस तरह का हिंदुस्तान की राजनीति में आप देखिएगा कि इस तरह की कभी भावनाएं आहत नहीं होती थी, इस तरह की बातें नहीं होती थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा मतलब एक तरह का गिरोह है, या जो कह लीजिए ये आम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप जनरल क्लास की बात कर रहे हैं या OBC की बात कर रहे हैं या SC ST की बात कर रहे हैं, ST SC तो समझ में आता है, मगर आप बहुत सारे कास्ट ऐसे जो बिहार में OBC है मगर यूपी में जनरल हैं, जैसे आप बनिया समाज को देख लीजिए, आप वही महाराष्ट्र चले जाइए या आप हरियाणा चले जाइए, तो वो कैसे ये बात कोई अगर कहता है तो किस तरह की ये झूठ की बात है कि जो समाज बिहार में OBC है और वो जनरल में आ जाता है महाराष्ट्र में। आप अगर देखिए कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको सबसे ज्यादा क्या होता है कि वहां पे ये बिहारी है, यूपी का है, ये फलाना है, ये चिलाना है, मतलब उसके साथ अभद्रता होती है, उसके साथ परेशानियां होती है। जो बाहर से बच्चा मतलब जा रहा है पढ़ने के लिए, या साउथ में चल जाइए वहां भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप देखिएगा तो बहुत सारे जैसे नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आके पढ़ते हैं। अभी एक मर्डर भी हुआ था, आप देखे होंगे, उस पर बहुत सारा बवाल भी चला था। तो वो जिस तरह का उनका वर्ड का यूज करते हैं वो यहाँ यूज नहीं करेंगे, मतलब इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, तो एक चीज है कि वो इम्पोर्टेंस था, वो चीजों की जरूरत थी, उस आधार पे अभी जो चीजें आई थी UGC जो बात हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात ये है कि आप इस बात को समझिए कि सिस्टमेटिक, अगर जनरल क्लास में महिला है तो वो भी आएगी, अगर वो कल्पित है मान लीजिए, अगर उस पर दोष है तो उसका भी प्रावधान है कि वो भी आएगी, और जो मान लीजिए कि मतलब जिनके डिपेंडेंट है या हेडलेस है या उस तरह की जो मानसिक रूप से या वो है, तो वो लोग भी आएंगे। तो उसमें तो कोई भी हो सकता है, EBC भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, जनरल क्लास का भी हो सकता है। तो ये मामला किस तरह से पेचीदा बनाया गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो यूनिवर्सिटीज में जो बैठे लोग हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो सारा चीज अगर देखिए एक चीज तो क्लियर है कि इसमें खुलेगा तो बच्चे के साथ क्या परेशानियां, वहाँ हॉस्टल नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ कॉलेज की व्यवस्थाएं नहीं है, सारे चीज उजागर होंगे इस प्रकरण में। और इसलिए प्रकरण में उजागर हुए कि वो बातें आएंगी। पहले इस चीज पे इस तरह के नहीं था। रोहित वेमुला की जो हत्या हुई थी, तो क्या रोहित वेमुला के साथ क्या किस तरह का भाव हुआ था वो सबको पता है। पायल तड़वी के साथ जो हुआ, वो आत्महत्या जो की, तो क्या रीजन था? तो रीजन तो यही था ना जो आज चीजों को बात हो रही है। ये बात किसी क्लास की नहीं हो रही, किसी अपर कास्ट या लोअर कास्ट की बात नहीं हो रही है। एक स्टूडेंट के साथ जो परेशानियां हैं, जो बाहर जाके पढ़ते हैं, जो अपने हम बच्चे को भेजते हैं, उसके साथ जो भेदभाव होता है, वो जो परेशानियां भेदभाव है, जमीनी स्तर पे क्या है, कई खामियां हैं जो इस नए नियम में भी पारदर्शिता नहीं नजर आई। डॉक्टर नयन रंजन सिन्हा प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नयन साहब, जिस तरह से ये नए नियम आए, उसका क्या आप कैंपस में रहते हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, छात्रों के बीच, क्या इसका प्रभाव देखने को मिला और क्या प्रतिक्रियाएं थी छात्रों की? अगर दोनों तरफ की बात की जाए, सवर्णों की भी और जो अदर कास्ट के जो लोग हैं, तो क्या माहौल देखा गया इस नए नियम को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्टर नयन रंजन सिन्हा का नमस्कार जी। देखिए, जहां तक परिस्थितियां कैंपस के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, तो वहां पे एक माहौल ऐसा बन गया है इस UGC के इस नए कदम के बाद कि बच्चे अब आपस में हंसी मजाक करने से भी घबराने लगे हैं कि छोटी छोटी बातों पे अब इनको फंसाकर, जानबूझ के गलत आरोप में इनको फंसाकर कहीं ना कहीं इनका जो करियर है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। और इसको लेकर खासकर आज के युवा वर्ग में बहुत ज्यादा हर्षोत्साह का माहौल है। युवा वर्ग हमारा घबराया हुआ है। हमारा जो देश का भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो हमारे यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स है, तो लगभग
कमोबेश मैं खुद 8-10 यूनिवर्सिटीज में चीजों का अभी तक प्राप्त किया हूँ जानकारी, और खासकर हमारे विश्वविद्यालय, मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संबंध में हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैं खुद 2 कॉलेज का अभी डायरेक्टर भी हूँ। इस स्थिति को देखते हुए भी, लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या बच्चों के बीच में आ रही है, तो बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूजीसी उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। खासकर इस स्थिति में उनको जानबूझ के ये रियायत दी जा रही है कि सवर्णों को और परेशान किया जाए। सवर्णों को हल्के में कतई नहीं लेना चाहिए, और इसको अगर यूजीसी इसमें सुधार करती है तो बहुत अच्छा होगा। आज तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवेन करना पड़ा, आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये संज्ञान लेकर इस बात को बताना पड़ा कि आपके बिल में कई तरह की खामियां हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ऑलरेडी काफी बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं, सामने प्रस्तुत होगा तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के लिए समस्या का कारण बना, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और इस बिल को वापस करते हुए इसमें स्पष्टता के साथ कानून को और विस्तृत करने की मांग की गई है, जहां पे कि आप हर एक वर्ग के अधिकार को सुरक्षित रख सके और छात्रों के भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ कतई तौर पे खिलवाड़ न हो, और सभी का भविष्य देश में और राज्य में सुरक्षित रहे। चलिए ठीक है। हेमंत जी जिस तरह से ये एक तो बात है कि ये डर का सवर्ण छात्रों की बात करें तो माहौल जरूर इस निर्देश के बाद पैदा हो गया कि अब जिस तरह से प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मजाक तक करना जैसे कैंपस में माहौल रहता है, उस पर भी अब सोचने की ये डर का माहौल अब आने वाले दिनों में जो निर्देश दिया गया, क्या सुधार इसमें किया जाए, सरकार क्या इन नियमों में सुधार करे कि अब जो इसमें टकराव की स्थिति नहीं बने और आगे क्लियर हो ये सारे नियम। जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, हेमंत जी से ले लेता हूँ एक प्रतिक्रिया। ठीक है हेमंत जी। आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ी बात है कि इसको जिस तरीके से पॉलिटिकली बनाया जा रहा है स्टंट के रूप में, सोचने वाली बात है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसकी अध्यक्षता में होगी वो सवर्ण जाति से ही लोग है। अब आपको बताऊं कि ये दलगत जो संख्या, जो प्रतिनिधित्व इस समिति में जो लोग किए, उसमें भाजपा के 16 लोग हैं, कांग्रेस के 4 हैं, समाजवादी पार्टी के 3 हैं, तृणमूल कांग्रेस के 2 हैं, सीपीएम के 2 हैं, डीएमके के 1 हैं, एनसीपी गुट अजीत गुट के 1 है, एनसीपी शरद गुट के 1 है, आम आदमी पार्टी के भी 1 सदस्य है। तो ऐसी क्या गलतियां इन लोगों ने की भाई, जब सवर्ण के लोग ही वहां बैठ करके नियम बनाए, तो ये नियम में क्या हुआ? दरअसल हुआ क्या कि इसको माना जा रहा है कि जो कमिटी बनी है उसमें एक जिसको कहा जाए, उसको क्या भाषा में कि गैर समावेशी वो हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ और शिक्षकों की रक्षा करने में ये जो कानून है वो विफल रहा है। तो इसको लेकर के ये मामला उठा। अब मामला क्या था, देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि जो ड्राफ्ट की समीक्षा की गई थी 2012 में, वहाँ पुराने नियमों के जगह नए नियम लाने की बात हो रही थी। समिति ने नियमों को अंतिम रूप देने में जो देरी हो रही थी उस पर भी नाराजगी लगाई, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये कमेटी गठित हुई थी, और उस पर ये समिति अपना लिया कि नहीं, ओबीसी का भी जो उत्पीड़न है उसको भी शामिल करो। फिर उन्होंने कहा कि दिव्यांगता का जो मतभेद या भेदभाव के आधार पर हो रहा उसको भी शामिल करो। तो संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) के अनुरूप उन्होंने दिव्यांगता को भी भेदभाव के आधार बनाकर उसको भी सम्मिलित किया था। क्योंकि ये जो सेक्शन 3C है जिसमें एक्सक्लूड किया गया है, उसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि समता समिति जो बनी, उन्होंने सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व में अनिवार्य न होने की जो बात आई वो आलोचना का कारण बना। समता समिति जो यूनिवर्सिटी में बनाई गई उसमें ये कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई हरकत होता है तो 7 से 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी उस पर कॉग्निजेंस ले। अब सवाल ये उठता है कि जिस कॉग्निजेंस के लेने की बात कर रहे हैं
कोई व्यक्ति अगर इसमें फंस जाता है तो आपको ट्रायल करके उसको प्रूव करने में 20 साल लग जाते हैं। 20 साल में उसकी कैरियर खत्म हो जाती है। तो आप बताइए कि अगर 7 दिन में यूनिवर्सिटी ले रहा तो यूनिवर्सिटी को थ्रेट हो गया। अब यूनिवर्सिटी अगर कॉग्निजेंस लेती है तो आप क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके माथे आ गया, जिस पर कॉग्निजेंस हुआ। लेकिन जो केस किया फर्जी, मान लीजिए वो फर्जी केस हुआ, तो उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि वन साइडेड लॉ कह रहे हैं। हाँ जी, वहाँ वन साइडेड लॉ हो गया। मतलब कि सामने वाले को डिफेंड करने का आप मौका नहीं दिए, कॉग्निजेंस लिए अब जाके ट्रायल में पेश करें, तो इससे उसका कैरियर खराब हो जाएगा ना। जो बातें प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, इसको लेकर के बच्चे डर रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात होगी तो पूरा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग में जो आर्टिकल 14 का वायलेशन जो दिख रहा है वो क्लियर नहीं, उन्होंने कहा स्पष्ट। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये अस्पष्ट है, इसको आप पूरी तरह से पारदर्शी रूप में परिभाषित कीजिए कि सामने वाले को भी डिफेंड करने का मौका मिल रहा है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा यूजीसी गाइडलाइंस में जो सामान्य वर्ग के कोई सुरक्षा जो नहीं दी गई है तो उसको सुरक्षा में लाइए। कैंपस में अगर कोई सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, तो विरोधियों का जो मांग अभी है कि 3C को पुनर्विचार किया जाए, तो ये विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा है अटॉर्नी जनरल को, भाई आप इसका ये मतलब हुआ कि जो भेदभाव है संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 1 और 21 इसके तहत ग्रांटीकृत मौलिक अधिकारों का कहीं उल्लंघन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये मेन मुद्दा था। इस पर जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जो है हमारे एजुकेशन के मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या कहा कि भाई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कि सरकार भी बड़ी संजीदगी के साथ ये सोच रही है कि ड्राफ्टिंग में कहाँ एरर रह गया है उसको हम दूर करें। अब इसका पॉलिटिकल पहलू देखेंगे, जी पॉलिटिकल पहलू देखेंगे तो आप समझिए कि पार्टियां क्यों चिल्ला रही हैं। सवर्ण वर्ग जो है उसको चाहते कि बीजेपी से दूर हो, तो ये पॉलिटिकल टकराव दे करके कलर देने की राजनीति हो रही है पूरे देश में, जिससे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्जन आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा अगर हम अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मामला बहुत खतरनाक होगा और प्रभाव ये होगा कि समाज बट जाएगा। इसके गंभीर परिणाम जो आएंगे, इसलिए हम इसको हिदायत देते हैं कि आप इसको एक्सपर्टीज के रूप में जो लोग हैं इसके, उनके साथ फिर से आप इसका रिवैल्यूएट कीजिए। ये कोर्ट का मामला था, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से लोग कर रहे हैं तो उसकी अलग व्याख्या हो जा रही है। लेकिन कोर्ट का इंटेंशन यही है कि हम अभी चेंज नहीं किए हैं, लेकिन जब तक ये सुनवाई कंप्लीट नहीं होती है, मतलब मार्च तक, तब तक आप पिछले वाले रेगुलेशन को, मतलब 2012 वाला आप जारी रखे। पंकज यादव जी, क्या जिस तरह से कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि जो भेदभाव का परिभाषा तो पहले ही डिफाइन किया गया था, जातीय आधार पर फिर से इसको परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या लगता है जल्दबाजी में ये कदम केंद्र सरकार ने उठा लिया और फिर खुद वो इस अपने फैसले ही पे घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए सुखपाल जी, एक चीज तो है कि ये जिस तरह से चीजों को किया गया और लगातार जो इस पे बात हो रही थी, उसमें एक आप देखेंगे 9 धारा के तहत जो शिकायत और निवारण का तंत्र का प्रावधान था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिया है। चाहे तो वो विपरीत हो या अपराधी निवारण हो, वो 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। तो मामला ये इतना जितना पेचीदा बनाया जा रहा है और जितनी चीजें को कहा जा रहा है, तो अगर आप देखिएगा तो जिस तरह से व्यवस्थाएं इन लोगों ने क्रिएट करने का प्रयास किया, ऐसा है नहीं। उसमें बैठ के ये चीजें देखिए, जिस तरह का बात हो रहा था लगातार, जैसे हेमंत जी ने कहा या नरेंद्र जी ने कहा, जो चीजें पे बात हो रही थी ये बहुत इजीली हो सकती है, मगर जिस तरह से आनन फानन में, मतलब सरकार की मनोदशा ये है कि मैं लाया मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको समझिए। ये आप देख लीजिए, SIR अभी तक मामला चल रहा है, कभी भी उसको नहीं लिया गया। ये आनन फानन, मतलब एक कितना रिसेंटली इसको बात को लिया गया है, ये इनकी मंशा को दर्शाता है कि केंद्र सरकार किस तरह की भावनाओं, मतलब ये राजनीतिकरण हुआ है। ये जो UGC है ना, ये राजनीतिकरण हुआ है। इसको मतलब एक तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रही है बीजेपी। यहाँ पे कभी भी किसी तरह का कोई भी बात नहीं है आपस में, यहाँ सब लोग हैं। कहीं भी राजनीति, इस चीजों को कॉलेज हो या कहीं भी,
बहुत सारे लोग वोट होता है जाति के आधार पर होता है, टिकट बंटवारा होता है जाति के आधार पर होता है, मतलब हर एक चीज आप राजनीतिक में देखिएगा होता है, मगर इस तरह की भावनाएं यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कभी नहीं थी। और जिस तरह से जो लोग इसके विरोध में या पक्ष में जो चीजें लगातार देख रहे होंगे आप, बातें हो रही है, आप सीधा का सीधा देखिए राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी। इनका काम ही है भाई से भाई को लड़ाना। ये पूरी तरह से वो समझिए कि अभी 4-5 स्टेट में इलेक्शन है और ये पूरा मतलब इनकी जो स्थिति बनी हुई है कि ये ओबीसी, ईबीसी या एससी एसटी इनके वोट बैंक खिसक गया है और इनको समझ में आ रहा है कि क्या है राजनीति, और ये पूरी तरह से युवाओं के साथ राजनीतिकरण हो रहा है। और ये चीज दर्शाता है, और जिस तरह का कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया तो बहुत सारे मामले पड़े हैं कोर्ट के अंदर। आप एसआईआर को ले लीजिए, इधर संजय में बात हो रही थी, लगातार आप देखिए ना अपील पे अपील हो रही है, मगर कभी कोर्ट इतना जल्दी रिसेंटली किसी चीज को नहीं लेता है। ये तो कहाँ से इंटरप्रेट हो रहा है, कैसे चल रही है, पूरा हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं। इसमें बात ओबीसी, ईबीसी और जनरल क्लास की नहीं है। पूरी तरह से अगर चीजों को देखिएगा तो रियलिटी यही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, रोहित वेमुला का हो या पायल तड़वी वाली जो मामला हो या इवन और भी चीजें, अभी रिसेंटली जो नागालैंड का बच्चे को मारा गया, उसको क्या बोला गया वो सबको पता है, और क्यों मारा गया। आप महाराष्ट्र में चल जाइए तो बिहारियों के साथ क्या हो रहा है वो सबको पता है। अगर ये चीजें होती है तो अच्छी है, मगर मनसा होना चाहिए, एक आत्मविश्वास के साथ सरकार को जो चीजें कहती है वो कर दी चाहिए। मगर जो ये दोगली लोगों को बात वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आनी चाहिए जी, जिस तरह से छात्रों का आक्रोश भी देखने को मिला, सड़कों पर कई जगह प्रदर्शन भी हुए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या ये नए नियम लागू करने से पहले यूनिवर्सिटीज से, प्रोफेसर से, छात्र संघों से राय शुमारी की गई? ये बड़ा मुद्दा है। उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया कि फिर विशेषज्ञ एक बंद रूम में बैठे और तय कर दिया और इसे लागू कर दिया गया? नहीं, यहाँ ना तो यूनिवर्सिटी के पास कोई पहले से इसकी कुछ सूचना थी और ना ही यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ है, छात्र संघ के साथ इसकी कोई आधिकारिक चर्चा हुई। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विशेषज्ञ और इस पैनल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने ही बैठ करके सरकार के साथ धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। मैं बताना चाह रहा था, मैं जोड़ना चाह रहा था कि ये इसका भ्रम इतना बड़ा है कि हालांकि यूजीसी सिर्फ यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है, उसको गाइडलाइन देती है, फंड देती है, लेकिन इस बिल को लेकर आज छोटे बच्चे वो चर्चा करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लास 4 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे हंसी मजाक में एक दूसरे को बोलते हैं कि अब हम लोगों के पास ये राइट आ गया है कि हम तुम लोगों को फंसा सकते हैं गलत आरोप में भी। मैं बताना क्या चाहता हूँ, इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। क्लास 4 का बच्चा जो अभी यूनिवर्सिटी क्या है, यूजीसी बिल क्या है, वो नहीं समझ रहा है, लेकिन उसको ये समझ में आ गया है कि आने वाले समय में मैं अपने ही दोस्त को जब चाहूँ गलत चीजों में फंसा सकता हूँ। ये बात उसके दिमाग तक पहुंची कैसे? छोटी बात नहीं है। और आखिर इसको इतना पॉपुलर क्यों बनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये उनके गार्जियन के द्वारा, क्योंकि स्कूल में तो ये चर्चा होता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे उनके गार्जियन चर्चा करते होंगे कि ऐसा एक एक्ट आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा जिसके चलते हम लोगों को ये बल मिल सकता है। लेकिन तो संभावनाएं इसके दुरुपयोग की बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि इसके दुरुपयोग का संभावना को कम करने के लिए इसमें और स्पष्टता की जरूरत है। जब तक ये बिल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो, सरकार को ये चाहिए कि सरकार सर्वदल का एक बैठक करे और इस पर बात करे। देश भर के, अभी बिहार में कुछ दिन पहले आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर देश भर के सारे यूनिवर्सिटीज के एसोसिएशन के वाइस चांसलर का मीटिंग हुआ था। वहां भी मैं उस मीटिंग में उपलब्ध था और वहां भी इसकी कहीं से कोई भनक तक, कोई चर्चा तक नहीं हुई थी, जिसमें कहीं देश भर के 1000 से ज्यादा वाइस चांसलर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर
आके चलिए, तो विचार विमर्श किए। जिन यूनिवर्सिटीज कॉलेज में लागू होना है ये नियम, वहां तक ये बात पहुंची नहीं, चर्चा भी नहीं की गई नियम लागू करने से पहले। ये सारी खामियां नजर आ रही हैं जिसकी वजह से कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। समय की कमी है, आखिरी क्लोजिंग कमेंट मैं अपने मेहमानों से लेना चाहूंगा। हेमंत जी, आपसे शुरू करते हैं। क्लोजिंग कमेंट, क्या ये नियम, माफ कीजिएगा, ये नियम, नए नियम जो है भेदभाव कम करने के लिए है नजर आ रहे हैं या फिर इससे भेदभाव बढ़ेगा? नहीं, भेदभाव नहीं बढ़ेगा, भेदभाव कम करने के लिए बनाया गया। लेकिन कानून जब भी नियम था वो बैलेंस वे पे बनना चाहिए, और इसी को बैलेंस करने के लिए कि सामने वाले को भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना, मतलब न्याय करने के साथ साथ हम अन्याय ना करें, यही परिभाषित करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं उसको हम ना भूलें। ये बात ठीक है कि जब एट्रोसिटीज एक्ट आपका बना हुआ है ऑलरेडी, एक्ट 1989 का, तो फिर नया कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर समानता का अधिकार देना तो यूसीसी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हम ओबीसी को भी, जिसको कहते हैं अनटचेबिलिटी की बात करते हैं जहां तक, तो ये सारे कानून बने हुए ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कानून बनाना है, नियम बनाना है सख्त, तो उसको ये ध्यान में रखना कि किसी के साथ हम अन्याय नहीं करें। इसीलिए उन्होंने इसको डिसमिस नहीं किया, उन्होंने कहा फिर से इसको रिवाइव कीजिए और इसको फिर से एक्सपर्टीज से, जैसे भाई साहब ने कहा यूनिवर्सिटी, तो कोई वाइस चांसलर बैठ के नहीं डिसाइड कर सकता। इसको कानून को बनाने वाले और पब्लिक डोमेन में इसका इफेक्ट ऑफ जस्टिस क्या होगा और एक्सेस टू जस्टिस क्या होगा, इन दोनों पहलुओं को सोचने वाले, जानने वाले, उन्हीं एक्सपर्टीज से बना जाए, ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। चलिए, किया है। पंकज जी, आखिरी 30 सेकंड में क्या सरकार आने वाले दिनों में इसमें सुधार करेगी या फिर ये नियम वापस ले लेगी? देखिए, ये यूनिवर्सिटीज के लिए या बच्चे की बात को अगर देखेंगे तो उसमें इनकी जो सुरक्षा की प्रतिनिधि वो देखना पड़ेगा, वो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और जो ओबीसी और ईबीसी की बात नहीं है। जिस तरह का प्रावधान है इसमें, जो समता समिति की बैठक में है, तो उसमें सारे लोगों, मतलब 5 जो है ईबीसी मतलब ओबीसी और सारे लोग, मतलब जनरल क्लास से भी उसमें दिया हुआ है, तो उसमें वो उनका भी रहेगा। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है या डीन है वो भी रहेंगे। तो ऑलरेडी सबको पता है वो वाइस चांसलर किस कम्युनिटी से है। मैक्सिमम आप उठा के लिस्ट देखिए ना, पूरा यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का लिस्ट मिल जाएगा, उसमें कौन लोग बैठते हैं और कौन लोग हैं। तो ये बात कहीं भी इस तरह की नहीं है जिस तरह की ये बात को बनाया जा रहा है और जिस तरह की बात रखी जा रही है लगातार, जो जिस पे चर्चाएं हो रही है। तो मतलब ये जो कम्युनिटीज वाइज जो बातें हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखने की चीज है कि देखिए, जब समानता की बात होती है ना, तो समानता की बात होनी चाहिए और मतलब पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी से। कोई भी चीज को आप अगर ईमानदारी से करेंगे ना तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये समतामूलक समाज की बात हो रही थी, चर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी ख्याल करना होगा। जो सबसे पीछे खड़े हैं उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस सरकार का प्रतिनिधि और सरकार के जो लोग हैं उनको इस बात का ख्याल रखना होगा। और रह गई बात कि अब वो समय नहीं है कि जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे, जिस तरह का जो न्यूज में चल रहा था लगातार, सब लोग समझदार हैं, सबकी पता है कि वो सब क्या करना चाह रहे हैं और क्या हो रही है। और जिस तरह से मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उस तरह की बातें जो हो रही है, यूनिवर्सिटी के लोग मतलब कहते हैं ना, ये बच्चे का नहीं है। कितने % लोगों ने इस बात को उठाया कि ये गलत है या चीज है। आप लगातार देखिए ना, यूनिवर्सिटी में क्या है, जिनके पास अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है, यूजीसी ग्रांट पे वो चल रहे हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, ये बात तो खुलेगी ना। आज तो कल आएगी कि हमारे साथ अव्यवस्थित हो रहे हैं, हमारा अवस्था नहीं हो रही है, तो उस पर तो बात होगी, चर्चा होगी, उसका ग्रांट यूजीसी बंद कर देगा। मामला यहाँ है, मामला ऐसे लोगों के खत्म, उनको डर है। ये इसमें ये डर नहीं कि बच्चे और इनकी बात नहीं हो रही है, उनकी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, उनकी जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। ये लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जी। चलिए, ठीक है। नयन जी, 30 सेकंड में आखिरी, क्या कुछ सुधारों के साथ ये नियम आसानी से लागू हो जाएंगे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, या फिर इसका विरोध लगातार जारी रहेगा? क्या लगता है? देखिए, कॉलेजेस में इसका विरोध अभी चलेगा जी, क्योंकि जब तक ये सरकार की मंशा अच्छी थी, सरकार ने कोशिश किया कि एक पुराने जो बिल है उसको सुधार कर एक नया बिल लाया जाए ताकि सबको समानता का अधिकार मिल सके, ये पहल अच्छी थी। लेकिन
जिस तरह से जल्दबाजी में इसको बना के पेश किया गया, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं सरकार के नीति और मंशा दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही है। और यहाँ पे सोने पे सुहागा वाली बात सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन ने कर दिया कि आखिर इतनी धरफड़ी क्यों थी। हम पहले अच्छे से बिल को समझते, उस पर विचार विमर्श करते, जैसे और भी पहले भी बिल प्रस्तुत हुए हैं, तो आखिर उसमें उसके लिए जन जागरूक कार्यक्रम भी कराए गए, लोगों से उस पर विचार विमर्श होता, उसके बाद पूरी ताकत से इस बिल को इम्प्लीमेंट करते, ये सुरक्षा देते हुए ये बिल सिर्फ समानता का है, किसी के अधिकार का हनन का नहीं। और यहाँ पे बिल के माध्यम से किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ये सबसे पहले सुनिश्चित। ठीक है, किसी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए इस नियम के हिसाब से। ठीक है नयन जी, 10 सेकंड में समय बर्बाद होता है, पूरी पुलिस तंत्र का समय बर्बाद होता है। चलिए तो ठीक है, जिस तरह से इस नए नियम को लेकर विरोध देखा, ठीक है नयन जी, समय की कमी, अब मुझे क्लोज करना होगा, पीसीआर से बार बार कमांड आ रहा है कि क्लोज किया जाए। पंकज जी, नयन जी और हेमंत जी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध देखा गया और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है उसको लेकर अब सरकार क्या रुख अपनाती है, क्या सुधार के साथ फिर सरकार इस नियम को लेकर बनी रहेगी या फिर इस नियम ही को वापस ले लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो छात्रों में एक डर का माहौल है सवर्णों में कि इस नियम को लेकर, वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तीखी बहस में अगले दिन फिर हम किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप NBC 24 न्यूज पे बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी रुकता नहीं।